तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन पे। जो भी बच्चे बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो डीयू का बीएड हो, चाहे एपीयू का हो, चाहे बीएचयू का हो, चाहे यूपी का कोई भी बीएड हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड हो, आप लोगों के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन एग्ज़ाम्स में जो पॉलिटिकल साइंस से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे बीएड की जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो जीके के रिलेटेड थी वो अपलोड हो चुकी थी पहले ही, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। बाकी चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बीएड की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। जो संविधान सभा जिसने संविधान बनाया था तो उसकी पहली बैठक कब हुई थी। आपके पास जो ऑप्शंस है वो है ए 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946 या फिर डी 21 दिसंबर 1946। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता दें, बाकी मैं आपको कौन सा थोड़ी देर में बताता हूँ आंसर। तो दोस्तों जितने भी बच्चों ने इसका आंसर ए चुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा इसका। हाँ जी, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे अस्थायी की बात हो रही है, यानी कि टेम्पररी, ठीक है, परमानेंट की बात नहीं हो रही है। तो अपना आंसर जो होगा वो टेम्पररी और परमानेंट में से देख के थोड़ा आंसर देंगे। अस्थायी की बात हुई है, स्थायी की नहीं। आपके पास जो ऑप्शंस है वो है ए डॉक्टर बी एन राव, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। तो देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो चुन के नए जो परमानेंट यानी कि स्थायी, एक होता है अस्थायी, एक होता है स्थायी, जो अस्थायी बनाए गए थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर टेम्पररी की बात करें तो वो कौन बनाए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए दोस्तों, आपको अपना आंसर मिल गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वह है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन, यानी कि जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके पास जो ऑप्शंस है वो है ए बी एन राव, बी जे बी कृपलानी, सी वल्लभ भाई पटेल या फिर डी भीमराव अंबेडकर। जल्दी से अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों, जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी जिसने संविधान का प्रारूप गठित किया था या फिर प्रारूप का गठन किया था, उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि जो ड्राफ्ट था, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष यही थे। ठीक है, उसका ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया था। इनके साथ और भी लोग थे। चलिए दोस्तों, अपने फोर्थ क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था अस्थायी का, अब पूछा है स्थायी का, तो आपको आंसर तो मिल ही होगा क्योंकि मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया था। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों, हम फिफ्थ क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ, यानी कि भारतीय जो संविधान था कौन सा ऐसा दिन था जब पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है, परमानेंट रूप से उसको लागू कर देगा, उसकी सारी प्रोविजंस लागू कर देंगे। जो आपके पास ऑप्शंस है वो है ए 26 नवंबर 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 अगस्त 1950 या फिर डी 26 जनवरी 1950। अपना आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं हमें, मैं आपको थोड़ी देर में इसका आंसर बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कुछ प्रोविज़न थे जो 1949 में पारित किए गए थे। जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं 26 नवंबर 1949, उन्हें बता देना चाहूँगा कि भाई 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और कुछ जो प्रोविजंस थे वो लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से। क्वेश्चन क्या पूछा गया, पूर्णतः, यानी कि सारा संविधान जो था पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। तो आई होप दोस्तों आपको आपका आंसर मिल गया होगा।
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो है, भारत कब गणतंत्र बना? व्हेन इंडिया बिकम रिपब्लिक। ठीक है, आपके पास जो ऑप्शन है वो है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950 या फिर डी 2 अक्टूबर 1952। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कई बार कंफ्यूज भी कर देता है ये बच्चों को। तो अपना आंसर जो है हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको थोड़ी देर में आंसर बताता हूँ। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट कर रहे हैं यानी कि 26 जनवरी 1950, वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो भारत था वो गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। यही कारण है कि हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? अपना गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। ठीक है, तो जिनको ये पता है भाई वो तो आसानी से इसका आंसर कर दिए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो रिपब्लिक डे है वो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और रिपब्लिक भारत कब बना था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ था। चलिए दोस्तों, हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? यानी कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? आपके पास जो ऑप्शंस है वो हैं ए मूल अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, या फिर सी प्रस्तावना, और डी संशोधन की प्रक्रिया यानी कि अमेंडमेंट प्रोसेस। जल्दी से अपना आंसर हमें बताएं, मैं आपको आंसर बताऊंगा थोड़ी देर में। देखिए फ्रेंड्स, जो ऑप्शन ए है मूल अधिकार, भाई इसे नहीं कहा जाता संविधान की आत्मा, ना ही मूल अधिकार का एक भाग है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भी नहीं कहा जाता संविधान की आत्मा। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यानी कि प्रस्तावना, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिकॉज प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब क्यों आत्मा कहा जाता है? क्योंकि संविधान में जितने भी प्रोविजंस हैं, जो कुछ भी पूरा संविधान और बताना चाहता है, वो सब कहाँ पर रोक रख दिया गया है? वो सब बताया गया है आपको संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। तो जो प्रियम्बल है इसे क्या कहा जाता है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि जितने भी प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारे शॉर्टकट में एक ड्राफ्ट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? वो है प्रस्तावना, अपनी प्रियम्बल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा 9th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, वह है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं कि जो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान, ठीक है, यहाँ राष्ट्रीय गीत की बात नहीं हो रही, राष्ट्रीय गान की बात हो रही है। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। तो राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा? आपके पास जो ऑप्शंस है वो हैं ए 24 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 15 अगस्त 1947 को, या फिर डी 22 जुलाई 1950 को। जल्दी से अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है बट कंफ्यूजिंग भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता इसका आंसर, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आज मैं बताने जा रहा हूँ भाई, याद कर लेना इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने अपनाया था। ठीक है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमें। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, वो है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है, मतलब कितनी संख्या है? यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? आपके पास ऑप्शन जो है वो हैं ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। जल्दी से अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए, जो मौलिक अधिकार है इनको तो आप पढ़ के ही जाएँ, क्योंकि मौलिक अधिकारों से एक नए क्वेश्चन बनता ही बनता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आपके लिए जानना भी ज़रूरी है। भले ही पेपर के लिए आप ना पढ़ रहे हो, बट आपके लिए, आप एक भारत के नागरिक है, तो भारत के नागरिक होने के नाते आपको अपने पूरे संविधान को ही जानना जरूरी है। लेकिन आपके बेसिक जो राइट्स हैं, एक नागरिक के पास क्या क्या अधिकार हैं जो भारतीय होने के नाते उसे संविधान ने दिए, वो उसको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो भाई आप पता करें। जो 6 अधिकार हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बी, यानी कि 6। तो 6 के 6 अधिकार जो हैं आप पता करें और उसको याद करके रख लें। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा
10th क्वेश्चन है वो है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया। पहले ये जो आर्टिकल आप 31 देखते हैं, जो आर्टिकल हमारा 31 है, ये क्या था, पहले ये संपत्ति का अधिकार था, 31 को हटा दिया गया है। तो अब कब हटाया गया इसे, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, वो आपको बताना है। आपके पास जो ऑप्शंस हैं ए 44th अमेंडमेंट, बी 46th अमेंडमेंट, सी 42nd अमेंडमेंट या फिर डी 52nd अमेंडमेंट। आप जल्दी से अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए फ्रेंड्स, जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसे 44th अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया था, यानी कि जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है कि 44th जो अमेंडमेंट था उसमें कई सारी जो त्रुटियां थी संविधान की उनको दूर किया गया था, और जो 42nd अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था इमरजेंसी के टाइम पे, तो उसमें जो जो प्रोविजंस बेकार के फालतू किए गए थे उन सबको ठीक किया गया था। तो उसी में से एक जो सुधार था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसको मौलिक अधिकार से हटा के आर्टिकल जो 30A है उसमें क्या किया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ये लीगल राइट है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन वो है मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, यानी कि जो मूल अधिकार हैं इनका सेफ्टी गार्ड किसे कहा जाता है। ए आपके पास जो ऑप्शन है वो सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी ए और बी दोनों, या फिर डी संसद। भाई देखिए क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो आप सोच समझ के आंसर देना इसका। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते हुए चलें जल्दी से। हमें जो 12th क्वेश्चन है मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, जो इसका राइट आंसर होगा क्या ए होगा भाई, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको भी संविधान का मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, आर्टिकल जो 32 है भाई। फिर बात करें उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय को भी कहा जाता है, आर्टिकल जो 226 है। तो ए और बी दोनों, यानी कि आंसर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों को ही संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनका संरक्षक कहा जाता है। अब संरक्षक कहने का मतलब क्या है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में रिट, एक प्रावधान किया गया है रिट का, यानी कि आप याचिका दायर कर सकते हैं रिट के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा 12th क्वेश्चन है वो है निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक, हाँ क्वेश्चन ये है कि, अरे यार सॉरी, ये देखिए क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया, यानी कि राइट टू एजुकेशन। कितने साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो मूल अधिकार है, बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हमारे, वो कौन से आर्टिकल में बनाया गया है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आपके पास जो ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 20, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 21A या फिर डी आर्टिकल 22। जल्दी से अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए फ्रेंड्स, जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि आर्टिकल 21A, ये बिल्कुल राइट आंसर, बिकॉज जो आर्टिकल 21A है इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है उसको मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट माना गया है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है। लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस में है। आपके पास जो ऑप्शंस हैं ए फंडामेंटल राइट्स में यानी कि मूल अधिकारों में, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यानी कि DPSP डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर सी मूल कर्तव्यों में बेसिक ड्यूटीज़ में, या फिर डी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। जल्दी से अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में बताएं और थोड़ा सोच समझ के बताना, क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो भाई ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, उसका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल गलत है भाई, मूल अधिकारों में नहीं है ये।
जो आपका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। जो फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य ये था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, एक ऐसा राज्य जो लोगों का कल्याण करे, ठीक है, लोगों के हित की बात करे। अब सारी चीज़ों को तो फंडामेंटल राइट्स में रखा नहीं जा सकता था, इसीलिए डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसमें कुछ प्रोविजंस किए गए जो स्टेट के ऊपर निर्भर करते हैं कि स्टेट उन पॉलिसीज़ को कैसे लागू करे। ठीक है, चलिए अपने 31 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, हमारा 14 क्वेश्चन है सॉरी, जो आर्टिकल 40 है वो किस चीज़ का आदेश देता है संविधान का। ठीक है, आपके पास जो ऑप्शंस है वो है ए, समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करें, डीपीएसपी में ये है। बी, पर्यावरण की रक्षा भी डीपीएसपी का पार्ट है। सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, या फिर डी, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना। देखिए चारों के चारों जो कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी के हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से निहित हैं, लेकिन आपको पूछा क्या गया है कि आर्टिकल 40 में क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, बाकी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो आर्टिकल 40 है इसका सीधा संबंध गांधीयन फिलोसॉफी से है, गांधीयन आइडियोलॉजी से है। अब गांधी जी क्या चाहते थे? ग्राम पंचायतों का संगठन करना, ग्राम स्वराज। गांधी जी की डिमांड थी ग्राम स्वराज की। गांधी जी कैसा राज चाहते थे? ग्रामीण स्वराज की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा 15 क्वेश्चन है वो है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये कि जो मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो कहाँ से ली गई है? ऑप्शन जो है, ए रूस, बी जर्मनी, सी फ्रांस, या फिर डी चीन। जल्दी से अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत ईजी क्वेश्चन यार, ज़्यादा कोई लफड़े वाली बात नहीं है, बट जिसने पढ़ा होगा उसके लिए ईजी है भाई, सबके लिए ईजी नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए भारत के संविधान में क्या कहा जाता है कि उधार लिया गया संविधान है, क्योंकि संविधान में कई सारी चीज़ें, सारी चीज़ें यार ज़्यादातर चीज़ें ऐसी ही हैं जिनको बाहर के देशों से या बाहर की गवर्नमेंट की पॉलिसी से अडॉप्ट किया गया है, सीधे वहाँ से उठा लिया गया, अडॉप्ट में सीधे वहाँ से उठा लिया गया, कॉपी पेस्ट मार दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अब क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। जो उसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस। जी हाँ दोस्तों, रूस से मूल कर्तव्यों को, बेसिक जो हमारे ड्यूटीज़ हैं बेसिक, उनको लिया गया है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संविधान में कुल मूल कर्तव्यों की कितनी संख्या है? यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनकी क्वांटिटी कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 11, सी 12, या फिर डी 13। जल्दी से अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों, अपने जो आंसर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जो संविधान जब बनाया गया था उस समय कितने थे? उस समय थे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, टोटल जो थी वो कितनी थी? 10। लेकिन अब कितनी हो गई हैं? 11। तो इन दोनों में से कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि जब संविधान बनाया गया उस टाइम कितने मूल कर्तव्य थे, तो आपका आंसर होगा 10। लेकिन अगर पूछे कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य, तो आपका आंसर क्या होगा? 11। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? कौन सी कमेटी थी जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड करने के लिए पेशकश प्रस्तुत की थी? आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं, ए कर्ण सिंह समिति, बी कृपलानी समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति, या फिर डी देवराज अरस समिति। जल्दी से अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, बस जो अंदर की चीज़ होती है उसे छोड़ देते हैं। और बीएड पूछना कहाँ चाहता है? अंदर की चीज़, क्योंकि यार जो सब पढ़ेंगे वो तो सभी पास कर लेंगे पेपर, लेकिन पेपर में कौन बच्चा पास होगा? जो अंदर से पढ़ के आएगा। ठीक है, देखिए जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जी दोस्तों, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इसी के
जो पेशकश थी, इसी के अनुशंसा पर जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उनको संविधान में सम्मिलित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? संसद में, बी प्रधानमंत्री में, सी राष्ट्रपति में, या फिर डी मंत्रिमंडल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय जो संघ है, संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी शक्ति किस में निहित है। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी जो, चलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति। जी दोस्तों, संघ का जो वास्तविक कार्यपालक है वो कौन है? राष्ट्रपति। अब नाम मात्र है, वास्तविक तो भाई प्रधानमंत्री होता है, लेकिन नाम किसका आता है? राष्ट्रपति का ही। सारे साइंस जो बिल होते हैं सब किसके साइन पे पास होते हैं? राष्ट्रपति के साइन पे। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है जो उसका चुनाव करता है, जो राष्ट्रपति को चुनते हैं, उसमें कौन कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। एक मिनट मैं हाईलाइट नहीं करूँगा ताकि आपको दिख जाए ढंग से। जो ऑप्शन नंबर ए है वो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। या फिर ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। आपका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से अपना आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रपति की कार्यपालक की अवधि है, राष्ट्रपति कार्यकाल की, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है उसका टेन्योर कितने साल का होता है? ऑप्शन ए 3 साल का, बी 5 साल का, सी 6 साल का, डी कोई सीमा नहीं, जब तक जिंदा है तब तक बना रहे। तो भैया देखो, डी तो नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, ये कोई तानाशाही नहीं है, जब तक जिंदा हो तब तक बने रहोगे, कोई सीमा नहीं है। तो ए, बी या सी, इन्हीं तीनों में से कोई आंसर है। जल्दी से अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 वर्ष। जी दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है वो 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। अभी जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उनका टेन्योर भी खत्म होने वाला है, तो नए राष्ट्रपति के चुनाव भी होने वाले हैं जल्द ही। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, यानी कि कौन सा जो प्रोसेस होता है, किस मेथड से राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल ऑफ प्रेसिडेंट, किस विधि से किया जाता है? आपके पास जो ऑप्शन है, ए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बी एकल संक्रमणीय प्रणाली, सी अप्रत्यक्ष मतदान, या फिर डी उपरोक्त सभी। जल्दी से अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए दोस्तों, जो इसका ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, वो इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। ठीक है, समझते कैसे? देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें ये सारे ही प्रोसेस बनाए जाते हैं, तीनों के तीनों। कैसे भाई? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी होती है। ठीक है, कि अपने हम चॉइस के बेस पे हम क्रेडिट्स देते हैं, पहले प्रेफरेंस किसको देंगे हम, कौन से कैंडिडेट को, सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे, ऐसे करते हैं। फिर एकल संक्रमण प्रणाली, भाई एकल संक्रमण एक ही वोट देते हैं हम। ठीक है, फिर अप्रत्यक्ष मतदान, यानी कि इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं, इसमें कोई जनता का रोल नहीं होता, हम लोग प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते। अच्छा, आप एक बात बताइए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है क्या आप लोग उसमें वोट देते हैं? नहीं, हम लोग उसमें वोट नहीं देते। अब इसमें वोट कौन देता है? राष्ट्रपति कौन चुनता है? तो वो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, कौन चुनता है भाई? राष्ट्रपति को चुनता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त तो सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, यानी कि जो बिना किसी विरोध के चुने गए थे। ऑप्शन नंबर ए वी गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी डॉक्टर APJ
अब्दुल कलाम। जल्दी से अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए कई लोगों को ये आंसर नहीं पता होगा, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि कई लोग नहीं पढ़ते हैं सब चीज़ें। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी थल सेना अध्यक्ष, सी रक्षा मंत्री। देखिए दोस्तों, अगर हम भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति की बात करें तो भाई संविधान में साफ सीधा आप अगर पढ़ेंगे तो लिखा ही गया है कि राष्ट्रपति कौन होता है? संविधान का सर्वोच्च सेनापति, संविधान का कह रहा हूँ सॉरी, सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। तो 25वीं का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज के हमारे जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ थी वो यहीं तक थी। 25 क्वेश्चन हम लाए थे आज आपके सामने। आई होप दोस्तों आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपके पेपर की दृष्टि से। तो आपको मैं यही गुजारिश करूँगा कि भाई इन क्वेश्चंस को रट डालें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादातर लोगों की मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।